हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आज आपको एक लॉ पढ़ाने वाली हूँ। उस लॉ का नाम है आफ्बाउ का नियम, यानी आफ्बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, आपकी क्लासेस आ चुकी है। और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जल्दी सभी आ जाइए, आपकी क्लासेस आ गई है और ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि इससे ही, इस नियम से ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इसको अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखा करो और कमेंट किया करो कि आपको कैसी लगी या क्या कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। सभी बच्चे कमेंट किया करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो भी नया बच्चा जुड़े। यहाँ 11th क्लास की पूरी फ्री सीरीज चल रही है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं देना पड़ रहा। फिर भी आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट हम दिला रहे हैं, आपको करा रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। चलिए, तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आफ्बाउ लॉ से, यानी आफ्बाउ प्रिंसिपल, आफ्बाउ का सिद्धांत। आफ्बाउ का सिद्धांत, इस एक साइंटिस्ट हैं आफ्बाउ। प्रिंसिपल डेफिनेशन एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे इनके लो, इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम, यानी इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, फिल करने का ऑर्डर बताया। इन्होंने बताया कि जिस सब सेल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में, उस सब शेल में एंटर करेगा, और जिस सब शेल की और शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन फिर बाद में उस शेल में एंटर करेगा। तो इन्होंने सब शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताया, जिससे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जिसमें। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे समझने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये यहाँ से चल के 12th बीएससी वगैरह सभी में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आफ बाव का नियम नहीं आता, इसका मतलब तुमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप किया है। तो आज हम इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करें, यस कर दो जल्दी जल्दी से सभी, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होता है कक्षक, कक्षक। इनको सबशेल भी बोल देते हैं, यानी उपकोश भी बोल देते हैं, उपकोश, सबशेल, सब सेल। कितनी सबसेल होती है हमारी? 4। हम पीछे पढ़ के आ गए हैं क्वांटम नंबर में, sp d f। ये 4 सबसेल होती हैं, ये 4 सबसेल होती हैं। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब देखो, ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, यानी जैसी ऑर्बिटल की एनर्जी होगी उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये बात बताई थी आपको। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्बिटल हैविंग द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल, n प्लस एल इज फिल्ड फर्स्ट। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? लोएस्ट एनर्जी, यानी n प्लस एल इज फिल्ड। n प्लस एल क्यों बोला इसने? अब यहाँ पे देखो, अगर n बराबर हम 1 रखेंगे तो n बराबर 1 के लिए l की वैल्यू क्या आती है? 0, जो हमने पीछे क्लास में देख ली, क्योंकि l की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? n माइनस 1 पर। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। और 0 किस सब सेल के लिए होती है l की वैल्यू? s के लिए। किसके लिए होती है? s के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? n प्लस एल, यानी लोएस्ट एनर्जी में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s। और n की वैल्यू 1 है, तो ये किस में जाएगा? 1s में। किस में जाता है? 1s में। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है आपको।
अब देखिए, इन द केस वेयर टू ऑर्बिटल हैव द सेम n+l वैल्यू, द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट n वैल्यूज विल बी फिल्ड। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1, पहले किस पे जाएगा ये n+l, यानी लोएस्ट एनर्जी में जाएगा, लोएस्ट एनर्जी में फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन। अब हम लोएस्ट एनर्जी देखते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होती है n-1, तो l की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 किसके लिए होती है s के लिए। ये किसको बताती है, शेल को, कि कौन सी शेल में है। तो फर्स्ट सेल में क्या आएगा 1s, फर्स्ट सेल में क्या आएगा 1s। अब सेकंड में देखिए, अगर मैं रखूं n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे रख लेते हैं, अगर मैं रखूं n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे l की वैल्यू तो 0 to n-1 होती है, 0 to n-1 होती है। ये तो आपने क्वांटम नंबर में मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो उन वीडियोस को। तो n की वैल्यू 2 रखने पर क्या जाएगी, 2 - 1 क्या होता है 1, तो l की वैल्यू क्या जाएगी इसके लिए 0 and 1। अब ये देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि अगर n+l वैल्यू द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है अगर कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें 2 ऑर्बिटल में n+l सेम आ रहा है, सेम कैसे आ रहा है देखिए, अब n+l सेम कैसा आ रहा है, जैसे हम रखते हैं क्या, अगर हम इसके लिए 0 के लिए देखते हैं तो सेम यही चीज आएगी जो हमने इसके लिए करी 1s के लिए। अब ये बताओ ये कौन सी सब सेल है, दूसरी सेल है, दूसरी सेल है। 0 किसके लिए आता है s के लिए, s आ गया। 1 किसके लिए आती है वैल्यू, ये s के लिए आती है, ये किसके लिए आती है p के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गई 2, यानी शेल तो दूसरी है, और सब सेल कौन सी है 2p, कौन सी सब सेल है 2p। बात समझ में आ गई यहाँ तक, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी यस कर दो, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं n इज इक्वल्स टू 3 रखकर, तो l की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, यहाँ पे पहले तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि पहली वैल्यूज तो आती हैं, फिर यहाँ 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब ये बताओ कौन सी शेल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तीसरी के में, तो 3s, ये s के लिए होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट में जाएगा, फिर किस में जाएगा, फिर उससे हाईएस्ट में जाएगा, फिर सबसे हाईएस्ट में जाएगा, यानी 3s 3p 3d। बात क्लियर है। तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी वाली सब सेल में, फिर उससे हाईएस्ट वाली में, फिर उससे हाईएस्ट वाली में भरेगा, क्योंकि n+l क्या है, तीनों का सेम है ना, n की वैल्यू तीनों की सेम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, यही चीज समझ में नहीं आती है कि ये 1s पहली सेल में ही क्यों आता है, 2s 2p दूसरी सेल में ही क्यों आते हैं, तो यही चीज समझ में नहीं आती। तो आज ये सबसे पहले क्लियर होगी बात, समझ में आ गई 1s क्यों आया, 2s 2p क्यों आया, ठीक है, क्योंकि ये l की वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे। और फर्स्टली हमें क्या चाहिए, हमने पीछे क्लास में देखा था, नोट कर लेना, पीछे क्लास में देखा था क्या, कि k के लिए क्या होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 2, क्योंकि ये हम किससे देखते हैं 2n² से, तो n बराबर 1 होता है इसके लिए, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा। l के लिए कितने होते हैं 8, m के लिए कितने होते हैं 18, और n के लिए कितने होते हैं 32, यही तो होते हैं हमारे। अब ये बताओ s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो जब 2 इसमें आ सकते हैं 2 इसमें आ सकते हैं, तो इससे आगे तो सेल बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या 1p हो सकता है, यानी फर्स्ट शेल में p सब शेल आ सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ये बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब आप कहोगे मैम रीजन क्या है, रीजन आपने यहाँ देखा ही है कि जब
हमने क्या किया, फर्स्ट शेल के लिए निकाला तो n बराबर क्या आया था 1, और n बराबर 1 आने पर l की वैल्यू क्या आई थी 0, और l की वैल्यू 0 सिर्फ किस में होती है, s सब शेल में, इसलिए 1p कभी नहीं आता कि l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, और 1 तो n बराबर 1 रखने पर आया ही नहीं, फर्स्ट शेल में आया ही नहीं। बात क्लियर है? तो इस वजह से हाफ बाउल हो इस तरीके से बढ़ता चला गया। जब हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3, तो 4 सब सेल के लिए आएगा 4s 4p 4d एंड 4f, क्योंकि उसमें 4 वैल्यूज आएंगी l की, तो सभी के लिए s p d f अलग अलग आएगा। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ये रीजन भी पता चल गया, 1s क्यों लिखा हुआ उन्हें 2s, बस इसको रटते हैं कि 1s 2s 2p 3s 3s 3p 3d, और ट्रिक वही याद करने की ट्रिक बता दो, यही है ना? यहाँ तक बात क्लियर है? अब तो समझ में आ गया किस शैल में कितनी सबशैल आ सकती हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में कि क्या के शैल में कितनी सबशैल आती हैं, तो सिर्फ एस। एल शैल में कितनी सबशैल आ सकती हैं, एस और पी। एम शैल में कितनी सबशैल आ सकती हैं, एस कोमा पी कोमा टी। और एन में कितनी सबशैल आ सकती हैं, एस पी डी एफ, चारों। समझ में आ गया कि किस शैल में कितनी सबशैल लाए कर सकती हैं? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एल शैल होती है, एल कोश होता है, उसमें क्या होती है कि उसमें कितनी उपकोष आ सकती हैं, ये पूछा जा सकता है, कितनी सबशैल आ सकती है। बात क्लियर है यहां तक सभी को? अगर यहां तक बात सभी को क्लियर है तो यस कर दो एक बार। चलिए अब देखते हैं ये लोग किस तरीके से आया, एनर्जी किस तरीके से देखी गई। ये एनर्जी के अकॉर्डिंग ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब तो ये सभी को समझ में आ रहा होगा, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रखा तो क्या आया था हमारा 1s, 2 रखा तो क्या आया था 2s 2p, n इज इक्वल्स टू 3 रखा तो क्या आया था 3s 3p 3d, n इज इक्वल्स टू 4 रखा तो क्या आया था 4s 4p 4d और 4f। n इज इक्वल्स टू 5 पे भी यही आएगा और 6 पे भी हमारा यही आएगा। समझ में आया? ये आगे भी, अब आप कहो कि ये क्या आगे नहीं बढ़ सकते, ये जब इस तरीके से घूमेगा 8 से ज्यादा वैसे तो होंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा शेल के लिए तो बहुत बड़ा एटम हो जाता है। n इज इक्वल टू 8, यानी कितनी शेल रही होंगी उसकी, के एल एम एन ओ पी आगे आगे तक, यानी कि 8 शेल तक। तो जब 8 शेल की बारी आएगी तो उससे आगे कुछ आएगा नहीं। समझ में आया? तो ये बिल्कुल ऐसे स्टैब्लिश किया हुआ है जिस तरीके से हमारे एटम्स फैल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाएगा। किसमें जाएगा? लोएस्ट एनर्जी में, यानी सबसे ज्यादा कम एनर्जी किसकी होती है 1s की, यानी फर्स्ट शेल में जाएगा। फर्स्ट शेल के भी एस सब शेल में जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से ये बाहर निकला, फिर उसके बाद में 2s में एंटर हुआ, फिर 2s से बाहर निकल के 2p, फिर 3s, फिर उसके बाद में 3p 4s, फिर 3d, ऐसे ऐसे एंटर हुआ था। ठीक है, तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेते हैं हम, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लेते हैं। अब बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताओ किस में जा रहा है, 1s में, 1s में जा रहा है, फिर किस में जा रहा है, यानी इसकी एनर्जी, ये क्या रहता है जिसकी तरफ ये खुला रहता है वो तो होता है इस मतलब बिग वैल्यू होती है, यानी बड़ी वैल्यू होती है, लार्जेस्ट वैल्यू।
और जो जिसकी तरफ ये पॉइंट आता है उसकी तरफ वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। समझ में आया? 1s 2s, फिर किस में जा रहा है घूम के? 2p, फिर बताओ जल्दी जल्दी से, फिर 3s में जा रहा है, फिर 3s के बाद किस में जा रहा है? 3p में, फिर किस में जा रहा है 3p से? 4s में, फिर 4s से किस में जा रहा है? फिर जा रहा है 3d में, फिर 3d से बाद में किस में जा रहा है? 4p में, फिर 4p से किस में जा रहा है? 5s में, फिर 5s से घूम के 4d में, फिर 5p में, फिर उसके बाद में 6s में, उसके बाद में 4f में, उसके बाद में किस में जाएगा? 4f के बाद में 5d, 5d से बाद में 6p, 7s, 7s के बाद में 5f, फिर 6d, 7p और फिर 8s। 8s समझ में आया? ये रहेगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, नोट कर लेना इसको। सबसे पहले 1s में जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे कम है, इस वजह से ये पहले इसमें एंटर करेगा, इस वजह से पहले ये किस में एंटर करेगा? इसमें एंटर करेगा, फिर उसके बाद में 2s में, फिर 2p, फिर 3s 3p, 4s 4d। जैसे इस यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको तीर लगे हुए दिख रहे हैं ना, जहां से ये निकलेगा उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं एक। क्या क्वेश्चन समझेंगे? स्टार्टिंग में ही ले लो किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन, हम इसके बेस पर क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक 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 विन्यास। एक एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी, से 11 Na23 होता है। अब इसमें बताओ ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? इसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 11 Na के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11। सबसे पहले बताओ किस सब शेल में जाता है? 1s में। अब लिखो यहाँ पे 1s, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भी बताए थे कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में कितने आ सकते हैं? 2। p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 6। ये ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं। d में कितने आ सकते हैं? 10। और f में कितने आ सकते हैं? 14, क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। तो s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2। अब नेक्स्ट सेल की बात करो। अब नेक्स्ट किस में जाएगा? 2s में। नेक्स्ट किस में जाएगा? 2s में। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 2 और 2 कितने हुए? 4। अभी तो इलेक्ट्रॉन और भी बच रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें।
2s के बाद में क्या आएगा 2p6, यानी ये कितने हुए 2 और 2 4 और 6 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब उसके बाद में 2p के बाद में किस में जाता है 3s में, 3s में। अब आप क्या हो गया, s में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच कितने रहे हैं, यहाँ तक तो 10 हो गया है, यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब कितने बचे हमारे पास, अब कितने बचे हमारे पास, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये वाली बात मैंने क्वांटम नंबर में बताई दी थी कि किसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जिसने क्वांटम नंबर की क्लास ना देखी हो वो क्वांटम नंबर की क्लास देख के आए। आपको सारे डाउट्स डे बाय डे क्लियर होंगे अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे और बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ोगे, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं मैं क्लासेस बना रही हूँ डे बाय डे। समझ में आई इतनी बात? चलिए आज की क्लास बस यहाँ तक रखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप पूछिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कल क्लास रखते हैं फिर इसके एग्जांपल्स को लेकर। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखा करो और वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।